नमस्कार। पार्लियामेंट में 131वां संविधान संशोधन बिल 2/3 मेजॉरिटी के अभाव में गिर गया। इस न्यूज़ को आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, और सरकार खासकर भाजपा इस बात को कह रही है कि विपक्षी दल इंक्लूडिंग कांग्रेस ये सभी नारी के रिजर्वेशन के विरोध में है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरे देश में, स्पेशली बंगाल और तमिलनाडु जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां खूब जोर शोर से इस बात का प्रचार कर रही है कि ये सभी दल नारी विरोधी हैं। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए, ये इतना तकनीकी मामला है। मैं कुछ नेताओं का बयान भी सुन रहा था, तो उसको सुनने से लग रहा था कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और वर्कर की तो बात ही छोड़िए, आजकल तो 500 रुपये में वर्कर मिलता है, आदमी मिलता है, नारा लगाने के लिए बुला लीजिए। पहले कुछ हास्यास्पद बातों को समझ लीजिए। 2023 में इसी सरकार ने, चूंकि 2024 में नई सरकार बनी तो उसके पहले मोदी जी ही थे, तो संविधान का 128वां संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में 33% के आरक्षण का प्रावधान था, और उसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक। वो जब पास हुआ तो उसकी संख्या 106 यानी 106th अमेंडमेंट बिल के रूप में उसको जाने लगा। कई बार लोग एक कंफ्यूज करते हैं कि एक 128वां संशोधन जब आया तो 106 कैसे हो गया। एक्चुअली जब पार्लियामेंट में बिल जाता है तो वो सीक्वेंस के हिसाब से उसको नंबर पड़ता है, लेकिन पास होने में वो सीक्वेंस फॉलो हो कोई ज़रूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई 110वां, 111वां, 112वां संशोधन गया और 112वां पहले पास हो गया, तो संविधान में तो सीक्वेंस से जाएगा। मान लीजिए संविधान में 100 अमेंडमेंट हुआ है तो ये पास हुआ है तो 101 कहलाएगा। इसलिए 2023 में जो नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हुआ था, यह लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को, और आपको पता है कि एकदम बहुमत से पारित हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 368 में जो प्रावधान है उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो ये पास हो गया था, और राष्ट्रपति का इस विधेयक पर 28 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर भी हो गया था। लेकिन आप सोच करके देखिए, 2023 सितंबर में पास किया गया यह बिल सरकार आज तक नोटिफाई नहीं की थी, यानी यह तो अधिनियम बना ही नहीं। नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दें कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, नोटिफिकेशन शब्द अंग्रेजों का लाया हुआ है, जनरल क्लाउजेज एक्ट। तो जनरल क्लाउजेज एक्ट में नोटिफिकेशन को बताया गया है कि ये क्या है। जब तक वो नोटिफाई नहीं होगा तब तक वो कानून का रूप लेगा ही नहीं। आम आदमी के प्रचार प्रसार के लिए होता है, गजट में नोटिफाई होता है। अब इस भूल का एहसास सरकार को बहुत बाद में हुआ, या क्या हुआ मुझको नहीं मालूम है। जब ये लोग ये विधेयक लाना शुरू किए, 131वां संविधान संशोधन विधेयक, को क्या अभी आप बताते हैं, तो जाकर के पहले ये समझ लीजिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संविधान 106 अमेंडमेंट, ये दोनों एक ही चीज़ है, उसका पॉपुलर नाम ये है। इसको 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया, यानी लगभग 2.5 साल के बाद। तो पहले तो हास्यास्पद बात यह है कि जो कानून बना ही नहीं था, तकनीकी रूप से नोटिफाई नहीं हुआ था तो कानून नहीं बना था। तो जब कानून ही नहीं बना था तो इसमें संशोधन का विधेयक कैसे ले आई सरकार? ये पहली हास्यास्पद बात। और मुझको लगता है कि शायद आज़ाद भारत में इस तरह का हास्यास्पद स्थिति पहले मुझको याद नहीं है, या मैंने कभी पढ़ा नहीं है कि ऐसा हुआ था। बहरहाल उसके बाद संविधान का 131वां संशोधन इन लोगों ने लाया। क्या था प्रावधान? तो प्रावधान ये किया जा रहा था कि संविधान में एक आर्टिकल है 82, संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कानून पार्लियामेंट बनाएगी, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, और फिर जो जनसंख्या वगैरह में वृद्धि होती है तो
सीट्स की संख्या को बढ़ाई जाती है। घटना तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ेगी। अगर मुझे ठीक से याद है, अभी जो पार्लियामेंट में सीटें हैं या राज्य के विधानसभाओं में सीटें हैं, वह 1971 के जनगणना के आधार पर है। तो 71 के बाद 81 में होना था, तो संविधान में 42वां संशोधन करके उसको 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया कि साहब 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, यानी सीट्स नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर 84वां संशोधन हुआ 84th, और कहा गया कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो यह जो 131वां संशोधन विधेयक लाया गया, इसमें इसी आर्टिकल को संशोधन करना था कि 2026 में सेंसस होना है। तो जो पुराना, फिर याद कीजिए कि जो पुराना अधिनियम पास हुआ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, जिसको नोटिफाई इन लोगों ने 16 अप्रैल अभी 26 को ही किया। तो बहरहाल, तो ये तो तभी लागू होगा जिसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है। ये तभी लागू होगा जब 2026 का सेंसस होगा, और 2026 का सेंसस में जातियों को भी गिनने की बात है। आपको पता होगा कि आज़ाद भारत में अंग्रेजों ने एक बार जाति आधारित सेंसस कराया था, उसके बाद फिर बहुत विवाद हुआ, तो उसके बाद से हुआ नहीं। इसलिए एग्जैक्ट जातियों की संख्या को आप बता नहीं सकते हैं पूरे पैन इंडिया लेवल पर। तो बहरहाल, ये जो सरकार लाई 131वां संशोधन, इसमें 2-3 प्रावधान थे। पहला ये था कि यह रिजर्वेशन को 2011 के सेंसस के आधार पर ही लागू कर दिया जाए, यानी आर्टिकल 82 को अमेंड किया जाए, और जो सीटें हैं उसको 50% हम लोग बढ़ा लें। इन लोगों ने बोला था, एक्चुअल स्थिति क्या होती अगर ये पास हो जाता तो हम आपको यहां पर बता देते हैं। पहले तो समझ लीजिए कि फिर विपक्षी दलों ने विरोध क्यों किया। विपक्षी दलों ने विरोध इसलिए किया, पहला चीज कहा कि जब वो अधिनियम बन गया था और 2026 के सेंसस के बाद उसको आना था, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी। दूसरी चीज कि यह कानून तो बना ही नहीं था अभी तक, तो आपने नोटिफाई ही नहीं किया, तो फिर ये संशोधन विधेयक आप क्यों ले। और तीसरा चीज, विपक्षी दल का ये मानना था कि साहब 2011 के सेंसस के आधार पर अगर आप डिलिमिटेशन कीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी की जो जातियां हैं उसके तो 2011 के सेंसस में उसके आंकड़े हैं नहीं, तो उसके साथ जस्टिस नहीं हो। और सबसे ज्यादा विरोध साउथ के स्टेट्स में हुआ, क्योंकि डिलिमिटेशंस का जो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आबादी। आपको पता है कि साउथ के स्टेट्स ने, खास करके केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाया। एजुकेशन और पॉपुलेशन का ग्रोथ में सीधा रिश्ता होता है। इन लोगों की आबादी बहुत कम हो गई, तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों का सीट कम हो जाएगा। तो इस पर हो हल्ला होने लगा कि साहब हमारी सीटें तो कम हो जाएगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएगी। और विपक्षी दलों का ओवरऑल यह आरोप था कि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी यह एक ऐसा ये जो संशोधन लाई है 131वां, बेसिकली इसके पीछे इसकी 2-3 स्ट्रॉन्ग मोटिव है। पहली मोटिव ये है कि जातियों को उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ये संवैधानिक संशोधन बिल पास हो जाता है तो 2011 के सेंसस से ही डिलिमिटेशन होगा और उसमें जाति की गणना नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा कि इसमें सीटों की संख्या जो नॉर्थ की बढ़ेगी, तो इतनी बढ़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को साउथ के और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं आपको चार्ट स्क्रीन पर दिखा देता हूं, 1-2 उदाहरण आपको बता देता है। आंध्र प्रदेश में जहां, वहीं बिहार में 40 जो सीट है वो लगभग 70 हो जाती। सबसे ज्यादा तो स्थिति खराब बढ़ने वाली थी इसकी उत्तर प्रदेश की। बताया जा रहा है कि अगर यह पास हो गया होता, उत्तर प्रदेश में जहां अभी 80 सीट है, यह बढ़ करके 128 हो गया। तो आप इसको देख लीजिए, ये मैं कानून, इस विधेयक को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं। वहीं साउथ के स्टेट्स का जरा देख लीजिए। कर्नाटका का 28 है, वो बढ़ करके मुश्किल से 41 होता। केरला का 20 था तो 22 होता। और बाकी जगहों पर बहुत, जैसे जम्मू कश्मीर में 6 से 8 होता, हिमाचल प्रदेश वगैरह में 4 से 5 होता, हरियाणा में 10 से 17 होता, गुजरात में 26 से 40 हो जाता। तो कहने का मतलब था विपक्षी दलों का, और वो लगता है कि बात भी सही है, कि अगर ये विधेयक पास हो जाता और 2011 के सेंसस से यह डिलिमिटेशन होता,
तो जो एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि पहली चीज कि नॉर्थ की सीटें बहुत बढ़ती, लगभग डबल हो जाती, और वहीं साउथ की सीटें कम होती। अब सीटों को बढ़ा करके 850 करने का प्रावधान, तो 850 में जीतने के लिए कितना चाहिए, आप उसको आधा कर दीजिए, तो 426। तो 850 का आधा 425 प्लस 1 426। अब आप सोच करके देखिए कि 426 में ही हो जाना था बहुमत। अब आपको नॉर्थ के स्टेट्स को खाली जोड़ लीजिए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगहों को जोड़ लीजिए। तो मान लीजिए कि बिहार में 70 और उत्तर प्रदेश में 133, तो 200 तो यही हो गया। आपको वेस्ट बंगाल में भी बहुत बढ़ जाता, और जो सबसे ज़्यादा बढ़ता मध्य प्रदेश में 29 से 47, महाराष्ट्र में 48 से 68, राजस्थान में 25 से 44। तो ये सब नंबर को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये 5-6 स्टेट्स में ही अगर भाजपा बहुत अच्छा कर जाती या फिर एनडीए अच्छा कर जाती तो उसकी सरकार बन जाती। तो ये आरोप मुख्य रूप से लग रहा था विपक्षी दलों का, और साउथ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का ज़्यादा विरोध हो रहा था, इसलिए कि उन लोगों का कहना, और ये बड़ा लॉजिकल रीजन भी है कि साहब हमने अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाया, हमने आबादी घटाई, तो हमको तो घाटा हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते रहे कि उनकी सीटें नहीं घटेगी और जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन वो विधेयक में उस तरह का कोई चीज प्रावधान था नहीं। वो विधेयक मैं आपको स्क्रॉल करके स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। बहरहाल ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत था लोकसभा में, वह 2/3 मेजोरिटी तो था नहीं। अब जो वोटिंग हुई उसमें 2/3 मेजोरिटी होना था, वो नहीं हो पाया। चूंकि ये संवैधानिक संशोधन विधेयक था, तो आर्टिकल 368 के अनुसार 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग का उसका प्रोविजन है संविधान में। जिन सांसदों ने पक्ष में दिए इस संशोधन विधेयक के पास होने के पक्ष में, वो था 298, विपक्ष में पड़ा 230। अब रिक्वायर्ड नंबर कितना था 2/3, तो 352, यानी लगभग 54 वोट कम पड़े। अब इसमें देखिए एक दो चीज इंटरेस्टिंग चीज है कि आफ्टर ऑल जब भारतीय जनता पार्टी या सरकार जानती थी कि यह विधेयक उनका नहीं पारित हो सकता, 2/3 मेजोरिटी उनके पास था भी नहीं, और इंटरेस्टिंगली एनडीए के भी सभी एमपीज वोटिंग में नहीं आए। तो और जिस तरीके से जैसे ही बिल गिरा उसके बाद एनडीए के लोग पार्लियामेंट में प्ले कार्ड लेके लहराने लगे, ऐसा लग रहा था कि पहले ही से लिखा हुआ है प्ले कार्ड। तो अब ये प्रश्न उठता है कि साहब ये जानते हुए कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, इन लोगों ने हड़बड़ी में ये बिल को क्यों लाया, क्यों बिल को गिरने दिया इनफैक्ट। तो इसके 2-3 मायने हो सकते हैं मेरे समझ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली ये बहुत ही स्मार्ट लोग हैं। मतलब इनके टक्कर में बाकी विपक्ष के नेता कहीं है ही नहीं। आपको बताते हैं क्यों। देखिए, ये जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, यह 2-धारी तलवार, यानी अगर यह विधेयक पारित हो जाता तो वाहवाही लेते कि हाँ साहब हम तो पारित करा दिए, और प्लस अगर इनका ये गेम प्लान था कि नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी तो हम लगातार सरकार में बने रहेंगे, और दूसरा चूंकि 2011 सेंसस के आधार पर होता तो ओबीसीज और बाकी चीज़ों के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स की बात उस तरह से हो रही थी, या फॉर दैट मैटर भविष्य में अगर इस तरह की कोई बात उठती तो स्वाभाविक रूप से वो इसमें नहीं आता। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि अगर ये बिल गिर गया तो अभी विधानसभा का बंगाल में चुनाव है और तमिलनाडु में भी चुनाव है। ये दोनों जगह पर हम एग्रेसिवली इसका प्रचार करेंगे कि साहब देखिए आधी आबादी को ये अधिकार नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम जोड़ना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है, और वो कि वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। 850 संख्या बढ़ाना चाह रहे थे लोग। अगर ये 850 संख्या हो जाती, एक तो आप इसको यूं समझें, ज्यादा संख्या बढ़ा देने से ही, अगर एमपीज की संख्या बढ़ा देने से आम जनता का काम हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 बढ़ा दीजिए। बेसिकली देखिए इसके अंदर का खेल समझने की कोशिश कीजिए कि ये खेल है। आप सब लोग जानते हैं
कि इस देश में तकरीबन 1000 के आसपास फैमिली है जिसका पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पर कब्जा है। राज्यों की भी वही हाल है, कम और बेश। अब इन लोगों ने अपना उपाय तो कर दिया, अपनी जगह पर अपने बेटा को देगा या पत्नी को देगा। इसको लगा कि महिलाओं के नाम पर और ये जो सीट्स बढ़ाए जाएं तो हम अपने पूरे परिवार को एडजस्ट कर देंगे। इस देश में एमपीस पर होने वाले खर्च, पार्लियामेंट पर होने वाले खर्च, और अभी जो 545 है ये बढ़कर 850 हो जाता तो इस देश पर यानी नागरिक पर कितना खर्च बढ़ता, इस पर मैं एक अलग वीडियो में आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिस्ट्री में इंग्लैंड का पार्लियामेंट सबसे पुराना है। आप इंग्लैंड के पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को कभी देखिए, वहां एमपी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बेंच पर, एक तरह से बेंच है वो बैठा रहता है, और कदाचित इसीलिए ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच की बात हुई। वहां का पार्लियामेंट कब बना था? इतने दिन में उनको नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे यहाँ 1911-12 वगैरह में पार्लियामेंट बना और 100 साल, 125 साल होते होते हम लोगों ने नया पार्लियामेंट बना। नंबर ऑफ एमपीज या सीट ऑफ एमपीज की सीट बढ़ाने से और एमएलए की सीट बढ़ाने से अगर यह देश और राज्य प्रगति करता तो कब का कर चुका होता। यह पूरा खेल पॉलिटिकल सिस्टम पर फैमिलीज और उसके जो अन्य मेंबर्स हैं उसको अस्थायित्व देने के लिए है। इस पर हो हल्ला कभी पार्लियामेंट में नहीं हुआ कि शिक्षा क्यों इतना खत्म हो, बेरोजगारी इतनी क्यों है, लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, स्वास्थ्य इतना महंगा क्यों हो गया, 10% लोगों के हाथ में ही देश का 60-65% धन क्यों है। इस पर नहीं बात होती। अपना जुगाड़ लगाना है, हम एमपी बने, मेरे बाद मेरा बेटा बने, पत्नी भी बने, बेटी भी बने, और ये जो 33% का आरक्षण हो लागू भी हो जाएगा, अगर मान लीजिए नारी बंधन शक्ति बंधन अधिनियम तो पारित हो गया, 33% मान लीजिए कि 26 के डिलिमिटेशन के बाद ही होगा अगर, तो इसमें कौन लोग आएंगे? अभी कौन लोग हैं महिलाएं पार्लियामेंट? यही उठा के देख लीजिए ना, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा पूरा परिवार, एक दिनेश सिंह है उनकी बेटी, एक दिग्विजय सिंह थी उनकी पुत्री। तो ये पत्नी पुत्री से भरा हुआ राजनीति को बेसिकली अस्थायित्व देने के लिए, इसको परपिचुएट करने के लिए यह बिल लाया गया। और अगर यह एप्रीहेंशन है और अगर यह मीडिया में बात हो रही है कि इस बिल को अगर पास कर दिया जाता और इसी रूप में पास कर दिया जाता तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन पर ऐसा आधिपत्य होगा कि कई वर्षों तक इनको सत्ता से हटाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि तब तो मात्र 5 से 6 स्टेट्स में जो हिंदी हार्टलैंड है उसमें वो जीत जाएंगे और बाकी कहानी खत्म। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा डेंजरस है। मेरी ये समझ कहती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्यों डिलिमिटेशन करें। 545 एमपी काफी है, इसी के बोझ से तो हम लोग दब रहे हैं। तो 850 एमपी जब होगा तब क्या होगा? ये वैसा ही है, एक गाड़ी में ऑलरेडी ओवरलोडिंग है, बस ऐसी करा रहा है, जनता ऐसी करा रही है टैक्स, उस पर और लाद दिया जाए, यानी 545 से बढ़ा के 850 कर दीजिएगा, ये लगभग 300 सीटों का जो इजाफा आप कीजिएगा, तो इसका जो पूरा बर्डन है वो हमारे आप पर ही आएगा। मेरा इस वीडियो में आपसे बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि यह बहस, यह प्रतिकार और यह विरोध सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा के गलियारे, टीवी के स्टूडियो, यूट्यूब के चैनल्स, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच सीमित नहीं रहना चाहिए। यह सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हर नागरिक इसका प्रतिकार करे कि हम लोग वर्तमान में जो संख्या है एमएलएज और एमपीज का, उसी से हम परेशान हैं, उसी से देश परेशान है। हमको कोई जरूरत नहीं है डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें बढ़ेगी उसमें आप ही के बाल बच्चे एमपी और एमएलए बनेंगे, हम लोगों का क्या। इसलिए इस बात का प्रचार हो, इस बात का प्रतिकार हो, और सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, सब पर यह एक स्वर से भारतवासी इसका प्रतिकार करें, इसका विरोध करें कि जितनी संख्या है उतना ही से मेरा दम घुट रहा है, उतना ही से हम दब के मर रहे हैं। इसलिए और मत बढ़ाइए। आपको मेरा विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।